देख रहे क्या लक्ष्य बस संपर्क में बात परत मग जाओ जाओ तुम जाओ, मैं इसको कर लियो ना तो अब मैं इसको 5 मिनट थे लिए उधर तो जा सकते हो, चाय पी के आ सकते फोन पर क्या क्या इससे कर रखा है भाई साहब। ठीक है तुम जाओ ठीक है। बाय बाय। किसी हेट्रा माइक ऑन है, प्लीज चेक करना। शायद दिनेश ए अग्रवाल का। ए दिनेश ए अग्रवाल, हाँ हमारा सर। माइक भाई। बातें स्टार्ट करते हैं। दिनेश तुम्हारा माइक ऑन है। आज मुझे भी क्या बोल
अभी बताओ साउंड सही आ रहा है? तो सभी ने बोल दिया साउंड सही आ रहा है, इंक्लूडिंग अभिनंदन घोष। सभी ने बोल दिया। त्रिशा कोले जो भी था, जिन्होंने पॉइंट रेज किया था, वो भी बता दो भाई। भाई चलो, तो हम लोग ये लेट आने वाले ना कितना भी लेट आते रहेंगे। ओके, नाउ क्लियर, फाइन, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीबीपी का रिवीजन। आई होप ये टॉपिक सभी को दरकार रहती है। ये टॉपिक जितनी बार भी पढ़ ले ऐसा लगता है एक बार और पढ़ ले, चाहे आप इंटर में हो, चाहे आप फाइनल में हो, चाहे आप फाइनल पार कर ली हो, तब भी इस टॉपिक को मल्टीपल टाइम पढ़ने की इच्छा रह ही जाती है, क्योंकि ये टॉपिक आपके इंटर में भी काम आता है, फाइनल में भी काम आता है, फाइनल के बाद रियल लाइफ में भी बहुत 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 काम आता है। इसलिए इस टॉपिक को जितनी बार पढ़े उतनी बार कम है। ठीक है, तो आओ इस टॉपिक को हम लोग पूरी दम लगा के एक बार पढ़ ही लेते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। कम से कम 3 क्लास तो लगनी है, आज कल परसों इसको रिवाइंड करने की। क्लास की ड्यूरेशन 45 मिनट्स अप्रॉक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पीजीबीपी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस? तो एग्जाम में ये सब नहीं पूछता, लेकिन क्या मालूम। तो बिजनेस का मतलब बहुत सिंपल है, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, और एनी एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। कोई एडवेंचर बिजनेस है कि नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन दी, इट शैल बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, एफर्ट इन्वॉल्व, टाइम इन्वॉल्व एंड मोटिव। सिंस पूछता कम है तो मैंने कम बता के छोड़ दिया, 213 में इसी डेफिनेशन दी हुई है।
अमाउंट इन्वॉल्व, एफर्ट इन्वॉल्व, टाइम इन्वॉल्व एंड मोटिव. व्हाट इज प्रोफेशन? तो भैया ये सेक्शन 236 में डिफाइंड है. प्रोफेशन बोलता है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन. तो भैया प्रोफेशन मतलब वो जो डिग्री के साथ हो, और वोकेशन मतलब वो जो स्किल से हो, भले डिग्री ना भी हो. और हमारा इनकम टैक्स बोलता है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, मतलब डिग्री हो या नहीं हो, प्रोफेशन माना जाएगा. तो मैं यदि भरतनाट्यम सीख के फिर आपको डांस सिखाता हूँ, भरतनाट्यम में मैंने डिप्लोमा और पता नहीं क्या क्या डिग्रीज होती है भरतनाट्यम की, मैंने 5 साल का डिप्लोमा करने के बाद फिर मैं भरतनाट्यम सिखा रहा हूँ, तो आई एम डूइंग प्रोफेशन. और मैं कोई भरतनाट्यम नहीं जानता, बस मैं माधुरी दीक्षित का फैन हूँ, उनको देख देख के मैंने थोड़ा बहुत डांस सीखा है, और मैं वहां से डांस क्लास चला रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, तब भी आई एम डूइंग प्रोफेशन. हमारे इनकम टैक्स में बिजनेस और प्रोफेशन में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं. जो जो बिजनेस का ट्रीटमेंट है वही प्रोफेशन का ट्रीटमेंट है. लेकिन फिर भी कुछ सेक्शंस में जाके आपको बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंशिएशन मिलेगा. जैसे ऑडिट के लिए बिजनेस से रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ का टर्नओवर, और प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट है 50 लाख का टर्नओवर. अकाउंट्स में 44AA में बिजनेस के लिए टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है 10 लाख 25 लाख, और प्रोफेशन में स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए टर्नओवर की रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख. 44AD बिजनेस वालों के लिए, 44ADA प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स सेक्शन है जो कि प्रोफेशन वालों के लिए. तो ऐसा रेयर कभी कभी आपको बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंशिएशन करने मिल जाएगा, अदरवाइज हमारे इनकम टैक्स लॉ में बिजनेस और प्रोफेशन मोटा मोटी पैरिटी पे ही ट्रीट होता है. पीजीबीपी की चार्जेबिलिटी दी हुई है सेक्शन 145(1) में. सैलरी की चार्जेबिलिटी सेक्शन 16 में दी हुई है. हाउस प्रॉपर्टी की चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 में दी हुई है. लेकिन कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी रेस्पेक्टिव प्रोविजंस के साथ दी हुई है कि ये वाला कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा, और ये वाला एक्रूरल बेसिस पे टैक्सेबल होगा. ये सब रेस्पेक्टिव प्रोविजंस के नीचे दिया हुआ है. लेकिन पीजीबीपी और आईफॉस, इन दोनों की चार्जेबिलिटी सेक्शन 145(1) में दिया हुआ है. और सेक्शन 145(1) बोलता है कि भैया पीजीबीपी एंड आईफॉस कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा कि एक्रूरल बेसिस पे टैक्सेबल होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ अकाउंटेंसी रेगुलरली फॉलोड. यदि आप अपना अकाउंट्स कैश बेसिस पे बनाते हो तो पीजीबीपी एंड आईफॉस विल बी टैक्सेबल अंडर इन कैश बेसिस. और यदि आप अपना अकाउंट्स एक्रूरल बेसिस पे बनाते हो तो आपकी पीजीबीपी की इनकम और आईफॉस की इनकम विल बी टैक्सेबल ऑन एक्रूरल बेसिस. यानी या तो एक्रूरल बेसिस या फिर कैश बेसिस, डिपेंडिंग अपॉन मेथड ऑफ अकाउंटेंसी रेगुलरली फॉलोड. और यदि आप मन मौजी हो, इस साल कैश बेसिस बनाया, अगले साल एक्रूरल बेसिस, अगले साल कैश बेसिस, अगले साल एक्रूरल बेसिस, और आप ऐसे जिज्जात करके अपना अकाउंट्स बना रहे हो, तो लॉ बोलेगा अरे भैया ये कौन है रे, ये कौन पतला आ गया, एक काम करो इसका बीजे कर दो. फिर क्या तो कैश बेसिस और क्या तो एक्रूरल बेसिस, फिर बजेगा बाजा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. बात क्लियर? तो बेटर है कि आप अकाउंटेंसी का मेथड एक कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करो. और आपको पता ही है कि अकाउंटेंसी में चाहे इंड एएस हो या चाहे एएस हो, सभी का नंबर 1 स्टैंडर्ड यही कहता है कि अकाउंट्स मस्ट बी मेंटेन्ड ऑन एक्रूरल बेसिस. तो जितनी भी कंपनीज, फर्म या बड़ी एंटिटीज है, उन सभी का अकाउंट्स एक्रूरल बेसिस पे ही फॉलो होता है. हाँ, छोटे छोटे लोग, छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग हो सकता है कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर ले, तो आप भी उनका कैश बेसिस पे इनकम कंप्यूट कर देना. यदि सम कुछ नहीं बोले तो ध्यान रखिएगा, पीजीबीपी इज टैक्सेबल ऑन एक्रूरल बेसिस. राइट? कुछ जनरल नोट, कुछ ऐसे ही जनरल बातें जो पूरे पीजीबीपी में आईफॉस में काम आएगी कि भैया हम लोग इलीगल इनकम को टैक्स करते हैं. तो आप चाहे साहूकारी से कमाओ या आप स्मगलिंग से कमाओ, दोनों ही इनकम टैक्सेबल होगी. हम लीगल एक्सपेंडिचर अलाउ करते, इलीगल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करते. तो जितने भी आपके ब्राइब जो आपने दिया है, घूस पत्थर देके अलॉटमेंट करवाया है, फाइल पास करवाई है, वो सब खर्चे यहाँ पे अलाउड नहीं होते. ये इतना खतरनाक सेक्शन है कि इन्होंने डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा दी गई डॉक्टर्स को फ्रीबीज को भी डिसअलाउ कर दिया कि ना, ये सही नहीं है. तो लोगों ने आर्ग्यूमेंट पुट ऑन किया कि ये कोई इलीगल एक्सपेंडिचर थोड़ी है. हाँ, हमें जेल डाल दो, डॉक्टर को जेल डाल दो.
तो हमारे इनकम टैक्स लॉ ने बोला कि इलीगल एक्सपेंडिचर तो डिसअलाउड है ही, इवन कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके इथिक्स के बाहर हो, एनी एक्सपेंडिचर जो इथिक्स से बाहर जा रहा है, वो एक्सपेंडिचर भी डिसअलाउड होगा। तो आपको पता है मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो इथिक्स है वो तभी डॉक्टर को डायग्नोस्टिक सेंटर से या मेडिकल कंपनी से कमीशन लेना अलाउ नहीं करेगा, फ्री भी लेना अलाउ नहीं करेगा। वो बोलेगा इथिक्स से बाहर है ये तो सिंस वो इथिक्स के बाहर है, इसलिए डायग्नोस्टिक सेंटर या मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यदि डॉक्टर से कोई कमीशन भिजवाती है, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं फ्री बीज, FREE, फ्री बीज, तो भैया ये खर्चा डिज अलाउड हो जाएगा। बात क्लियर? तो इलीगल एक्सपेंडिचर डिज अलाउड, ये बात आपको समझ पा रही? इनकम चाहे लीगल एक्टिविटी से हो या इलीगल एक्टिविटी से हो, चाहे अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी से हो, वो टैक्सेबल होगा। तो आपने एक कंपनी बनाई है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने आपने सीमेंट का बिजनेस नहीं लिखा, और फिर भी उस कंपनी ने सीमेंट का बिजनेस का काम कर लिया, तो हम लोग बोलेंगे इस कंपनी ने अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कर दी। हमारा टैक्स बोलता है ये सब का बता रहे हैं, अल्ट्रा वायरस लीगल लीगल, ये सब हम नहीं समझते। धंधा किया, पैसा कमाया, पीजीबीपी हेड में आएगा। आप उसको आईफोस हेड में नहीं ले जाना, वो पीजीबीपी हेड में जाएगा, क्योंकि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर वेदर मेंशन्ड इन एमओए और नॉट, नॉट अ मैटर। नोशनल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। नोशनल एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी टू प्रोप्राइटर। अरे भैया सपोज एक ट्यूशन सेंटर है, और यदि अभी इस ट्यूशन सेंटर से मैं कमा रहा हूँ सपोज 60 लाख, तो आप बोलेंगे ठीक ही कमा रहे हैं। हम लगता है भैया ठीक कैसे कमा रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस के साथ यदि अभी तक जॉब कर लिए होते तो 2 करोड़ का पैकेज हो गया होता, करोड़ का तो पैकेज पक्का ही हो गया होता। तो भैया मेरा तो सेंटर लॉस पे जा रहा है, क्योंकि मैं तो 1 करोड़ मेरा नोशनल सैलरी है, हिसाब से मेरे को 1 करोड़ का पैकेज मिलना ही चाहिए। और ट्यूशन मुझे दे रहा है सिर्फ 60 लाख रुपया, तो मैं तो लॉस में हूँ। तो इनकम टैक्स बोलेगा क्या बचपना कर रहे हैं, नोशनल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। नोशनल प्रॉफिट इज आल्सो नॉन टैक्सेबल। नोशनल प्रॉफिट हमारे सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होती है। एंटिसिपेटेड लॉस इज नॉट अलाउड। कोई भी लॉस जो अभी तक हुआ नहीं है, आपको भ्रम है, आपको लगता है, आपका एंटिसिपेशन है ये हो जाएगा, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, नॉट अलाउड। हमारे इनकम टैक्स में नॉर्मली कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता, नॉर्मली कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड, और जब तक बोला ना जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। कभी कभी हम बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अलाउड, कभी कभी हम बोलेंगे, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च हम बोलेंगे इट इज अलाउड। लेकिन जब तक बोला ना जाए कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। 35 एडी में हम लोग बोलेंगे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है, लेकिन जब तक बोला ना जाए कुर्सी पे बैठना नहीं, समझे? तो जब तक बोला ना जाए तब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। प्रॉफिट, जब तक बोला ना जाए कुर्सी पे बैठना नहीं, कौन सी पिक्चर का डायलॉग है ये पूछा? अरे वो जंजीर पिक्चर का डायलॉग है, हिट डायलॉग है, बहुत सुपर, अमिताभ बच्चन का पहला हिट डायलॉग, ठीक है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या पीजीबीपी हेड में आएगा? तो भैया अकाउंटेंसी में तो बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज टैक्सेबल एज कैपिटल रिजर्व, लेकिन हमारा टैक्स बोलता है क्या प्रायर और क्या आफ्टर, क्या बिजनेस शुरू होने के पहले और क्या बिजनेस शुरू होने के बाद। धंधे से पैसा कमाया है तो पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगा। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हो या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हो, टैक्सेबल सब पीजीबीपी हेड में होते हैं नॉर्मल कोर्स में, ठीक है। यदि आपका बिजनेस टेम्पररी डिसकंटिन्यूड हो जाए और आप बिजनेस की प्रॉपर्टी लेट आउट कर दो, तो भैया अभी आपका बिजनेस बंद हो गया क्या? नहीं, बंद तो नहीं हुआ, टेम्परेरीली बंद हुआ है। टेम्परेरीली बंद होने पे यदि आप बिजनेस की प्रॉपर्टी लेट आउट करते हो तो उससे जो इनकम आएगी वो पीजीबीपी हेड में ही आएगी। जैसे आपका एक सीजनल बिजनेस है, आपकी फैक्ट्री 8 महीने चलती है, 4 महीने नहीं चलती। तो जब आपकी फैक्ट्री 4 महीने नहीं चलती तो आप उस 4 महीने में अपनी मशीनरी को भाड़े पे ला देते हो। तो मशीनरी को जब भाड़े पे लगाते हो तो इससे जो रेंट आएगा वो आईपॉस में नहीं जाएगा, वो पीजीबीपी हेड में जाएगा।
क्योंकि अभी आपका बिजनेस चालू है, ऑनगोइंग है। यदि आपका बिजनेस बंद हो जाए, उसके बाद आप अपनी मशीनरी तो भाड़े पे लगाओगे, तो फिर इनकम जो आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में आएगी। आई होप यू आर एंजॉइंग। बिजनेस आपका कंटिन्यूड होना चाहिए। नॉर्मली जब तक बिजनेस कंटिन्यूड है ना, तभी तक पीजीबीपी हेड ऑन है। एक बार बिजनेस डिसकंटिन्यूड तो पीजीबीपी हेड भी बंद। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। यदि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो जाए और इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस की बैड डेट रिकवरी हो, या इस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का कोई पैसा आ जाए, तो दिस सेल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे डॉक्टर भाई साहब थे, उन्होंने पेशेंट का ऑपरेशन करना था, एक बार वो ऑपरेशन करते करते ही चल बसे। तो जब वो चल बसे तो उनका उस दिन में कोई कोई 35 एक ऑपरेशन किया हुआ था। तो 35 एक ऑपरेशन करने के बाद लास्ट ऑपरेशन करते समय इतने थक गए कि उनका देहांत हो गया। तो 35 ऑपरेशन करने, सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बाद, तो 35 में से कुछ पेशेंट ने डॉक्टर को फीस भिजवाई, और कुछ पेशेंट ने बोला डॉक्टर मर गया, क्या फीस भिजवानी है, छोड़ना यार, बहुत पैसा लूटता था, चल अच्छा हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो करीबन 20 लोगों ने पैसे नहीं भिजवाए। बाद में उन लोगों को जब दोबारा दिल का दौरा पड़ा, तब उनको बुद्धि आई ठिकाने की, यार वो डॉक्टर भगवान था, बचा लिया। अब डरते मारे, ईश्वर के डरते मारे, उन्होंने उस डॉक्टर की वाइफ को पैसे भिजवा दिए। 20% की फीस आती। 20% की जब डॉक्टर के पास फीस आई, तो उन्होंने बोला ये कैसी फीस है, बोला उस दिन हमारे डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए तो अब ये जो पैसा आया है वो उनके बिजनेस या प्रोफेशन बंद होने के बाद आया है। तो सीए फाइनल में एक बार पूछा हुआ कि ये इनकम कौन से हेड में जाएगी, तो भैया ये टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस का बंद होने के बाद वो पैसा आया है, तो ये पीजीबीपी हेड में जाएगा। टॉपिक में एंट्री ले रहे हैं, बहुत सारी जनरल नोट वाली बातें हो गई। अब अपने बात कर रहे हैं भैया सेक्शन 28, जो कि पीजीबीपी सेक्शन 28 से 44 के बीच का खेला है। तो 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी घनघोर थ्योरी है, फटाफट पढ़ूंगा, 5 मिनट में समझा दूंगा। सेक्शन 28 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत ज्यादा चाप मत लीजिएगा। कुछ पॉइंट बहुत वाइटल है जो अच्छे से बताऊंगा, बाकी पॉइंट आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि कोई भी बिजनेस से प्रॉफिट या गेन्स हो तो पीजीबीपी हेड में ही आएगा। यानी पहले पॉइंट में पूरी दुनिया आ गई कि बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट या गेन या लॉस होता है वो सब पीजीबीपी हेड में ही आएगा। दूसरे पॉइंट में बोला कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन से कोई इनकम आएगी तो वो भी पीजीबीपी हेड में आएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब फाटकाबाजी, सट्टाबाजी, इन सब से आपने कोई पैसा कमा लिया तो भैया वो भी पीजीबीपी हेड में आएगा। सट्टाबाजी मतलब वो जो आप आईपीएल का सट्टा खेल, तो वो नहीं। फाटकाबाजी, सट्टाबाजी मतलब ट्रांजैक्शन सेटल्ड विदाउट डिलीवरी, जहां पे आप डिलीवरी नहीं लेते, खाली प्राइस में जो डिफरेंशिएशन आता है वो लेते हो। जैसे अभी सोने का दाम चल रहा है 1,15,000 के करीब। मुझे लगता है आने वाले 7 दिन में, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड रिडीम किया था, तो जब भी गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड रिडीम करती है एक बार सोने का दाम गिरा देती है। तो अभी 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने अपना गोल्ड बॉन्ड रिडीम किया है, तो सोने का दाम एक बार गिरा, 1,30,000 से 1,15,000 पे आ गया। अब गोल्ड बॉन्ड रिडीम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले सप्ताह भर में सोने का दाम 4-5 हजार रुपया बढ़ जाएगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड को बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सपोज मैंने सोचा है कि चल 5 किलो सोना खरीद लेते, दाम बढ़ने वाला 5,000 रुपया। तो 5 किलो सोना खरीदने के लिए करीबन मुझे लगाने पड़ेंगे 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए या 5,65,00,000 रुपए। तो इतने रुपए तो मैं भी लिक्विड लेके बैठा नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि कैसे करे, दाम तो पक्का बढ़ने वाला है और श्योर न्यूज है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं 1 करोड़ लगाता हूँ, मुझे सोने की डिलीवरी नहीं चाहिए, आप बस मेरा बुकिंग कर दो। तो मैंने 5 किलो सोना बुक कर दिया। सोने की डिलीवरी थोड़ी मिलेगी यार, सोने की डिलीवरी चाहिए तो 5,75,000 रुपया दीजिए, इतना तो पैसा है नहीं। तो मैंने 1 करोड़ रुपया रखवा के 5 किलो सोने की बुकिंग करा दी।
दाम मेरे प्रेडिक्शंस के अनुसार बढ़ गया, जब दाम बढ़ गया तो मैंने डिलीवरी कटवा दी, मतलब ऑर्डर कटवा दिया और डिफरेंस का पैसा ले लिया। इसको बोलते हैं दिस इज फाटकाबाजी, एंड दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP, called speculative transaction. Any compensation for termination or modification of management agency. यदि आपके बिजनेस की कोई एजेंसी है, उसमें कोई टर्म्स मॉडिफाई हो जाए या वो पूरी एजेंसी आपकी टर्मिनेट हो जाए और उस टर्मिनेशन के बदले में आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो दिस कॉम्पेंसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. Income of a trade association, professional association, by rendering specific services to member. कोई भी ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विस देता है, उससे जो भी उसको इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल एज PGBP. नॉर्मली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली कोई ट्रेड नॉर्मली कोई एसोसिएशन अपने मेंबर को सर्विस देता है तो वो इनकम नॉन टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि हमारे इनकम टैक्स में म्यूचुअलिटी इज नॉन टैक्सेबल. सिंस म्यूचुअलिटी इज नॉन टैक्सेबल, इसलिए क्लब की इनकम टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि क्लब अपने मेंबर से पैसे लेते हैं, मेंबर को ही सर्विस देता है, नॉन टैक्सेबल. उसी लॉजिक से एसोसिएशन अपने मेंबर से पैसे लेते अपने अपने मेंबर को ही सर्विस देता है, तो दिस इज नॉन टैक्सेबल. लेकिन ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन इज द एक्सेप्शन. ट्रेड एसोसिएशन या प्रोफेशनल एसोसिएशन अपने मेंबर्स से पैसे लेके मेंबर्स को कोई स्पेसिफिक सर्विस देता है, तो दैट अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. So this is treated as an exception to the concept of mutuality cannot be taxed, and that is why this is very important point. I hope your point clear हो गया आपको. Next, एक्सपोर्ट इंसेंटिव. जैसे आप एक्सपोर्ट करते हो तो हमारी गवर्नमेंट कई तरह की इंसेंटिव्स देती है. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेगी. तो जितने भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देती है, वो सभी के सभी एक्सपोर्ट इंसेंटिव विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. एनी परक्विजिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन से मिलने वाली परक्विजिट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. तो आपको पता है बिजनेस में तो बहुत सारी परक्विजिट मिलती है. इतनी परक्विजिट मिलती है कि TDS में सेक्शन डाला गया 194R, जिसमें बोला गया कि 20,000 से ऊपर का आपको कोई भी परक्विजिट मिलता है बिजनेस से तो उसके ऊपर 10% TDS लगेगा. याद है ना 194R. तो वही वाली परक्विजिट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. तो यदि आप कोई बिजनेस या एजेंसी चलाते हो, यदि आपने टारगेट सेल अचीव कर लिया, तो आपकी कंपनी ने आपको कार गिफ्ट कर दी. Though you are not employee, you are the agent of the company, but you got a car. So this car will be treated as perquisite from business and shall be taxable under the head PGBP. यदि पार्टनर को अपनी फर्म से या अपनी LLP से कोई इंटरेस्ट या सैलरी या कोई रेम्युनरेशन मिलता है, तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP. देखो भाई साहब, एक फर्म अपने पार्टनर को देती है क्या? सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, फीस, कमीशन, ये सब जो भी देना ये टैक्सेबल होता PGBP है. इसके अलावा देती है शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जेम्प्टेड. कभी कभी रेंट टू पार्टनर भी दे दिया जाता है. रेंट टू पार्टनर विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. लेकिन सैलरी टू पार्टनर, bonus commission to partner, interest on capital to partner, interest on loan to partner, all will be taxable under the head PGBP. बात क्लियर? आओ आगे बढ़े. Any compensation received against any compensation received for not to do or not to share know-how or not to carry on any competent business. यदि इसके लिए आपको कोई कॉम्पेंसेशन दिया जाए तो दैट शैल बी टैक्सेबल एज PGBP. तो सपोज मेरी मिठाई की दुकान चल रही है और आप थे मेरे कारीगर,
ठीक है। आप थे मेरे कारीगर और मेरी मिठाई की दुकान चल रही है, संजय मुंद्रा मिठाई वाला, बहुत जबरदस्त चल रही थी दुकान। अचानक आप कारीगर हट के अपनी बाजू में मिठाई की दुकान खोल रहे हो। तो मैंने बोला भैया ये क्या कर रहे हो? तो बोला भैया हम भी मिठाई की दुकान खोलेंगे। बोला भैया इसे तो नुकसान हो जाएगा, मत करो ये काम। एक काम करो, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके मिठाई की दुकान खोलो। तो आपने बोला काहे खोले? बोला अच्छा भैया तो लो 5 लाख रुपया लो, हमारी तरफ से मिठाई खा लेना और जाके दूसरी तरफ मिठाई खोलो। तो बोला चलो भैया 5 लाख मिल रहा है, अपने दूर चले जाते हैं। तो 5 लाख रुपया जो मैंने आपको दिया एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर नॉट टू डू सर्टेन बिजनेस एक्टिविटी और नॉट टू शेयर नो हाउ, that will be taxable as PGBP in your hand. Any compensation against scheme and insurance policy will be taxable as PGBP. यदि आपको थ्री मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपका लिया हुआ है और बदले में आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। थ्री मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। थ्री मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि बिजनेस के जो 3 पर्सन है, 3 पर्सन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस करा देता है। ठीक है। अब वो थ्री मैन इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है और आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मरना जरूरी नहीं है। एक पीरियड के बाद वो पैसा आपको मैच्योर हो जाता है। तो वो भाई साहब हमारी कंपनी के परचेज मैनेजर थे, बहुत ही खास थे। हमने उनकी 1 करोड़ की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी और मेच्योरिटी पे वो पैसे, सिंस प्रीमियम कंपनी दे रही है तो मेच्योरिटी में पैसे भी कंपनी को मिलेंगे। तो कंपनी को मेच्योरिटी में वो पैसे मिले तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बात क्लियर? बात क्लियर। यदि उस बंदे की डेथ हो जाती तब भी पैसे लॉजिकली कंपनी को मिलते क्योंकि कंपनी ने इंश्योरेंस कराई है, तो फिर वो पैसे विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। नॉर्मली डेथ होने पे पैसे मिलते हैं तो दैट इज नॉन टैक्सेबल, लेकिन थ्री मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का एक्सेप्शन है। थ्री मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में मरे या जिए पैसा मिलेगा और मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल होगा तो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड। बात क्लियर? सेल ऑफ एसेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD सेक्शन आप कल नहीं तो परसों करोगे, जिसमें कुछ 15-16 बिजनेस के नाम दिए हुए। उन 15-16 बिजनेसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अलाउड एक्सपेंडिचर। वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड माना जाता है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है तो उस कैपिटल एसेट को जब आप बेचोगे तो जो पैसा आएगा दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। नॉर्मली एसेट बेचने पे जो प्रॉफिट आता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। लेकिन 35 AD में जो एसेट है उनको बेचने पे जो सेल प्रोसीड आती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। दोबारा सुन लो, नॉर्मली एसेट बेचने पे जो प्रॉफिट आता है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। लेकिन 35 AD की एसेट बेचने पे जो सेल प्रोसीड आती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। यदि आप कोई बिजनेस की एसेट को, यदि आप कोई बिजनेस की एसेट को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करते हो तो दैट विल बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। इफ एनी बिजनेस स्टॉक is converted into capital asset, then it shall be taxable under the head PGBP. Any business का stock converted into capital asset, then the conversion shall be at fair market value and the difference shall be treated as PGBP. समझाता हूँ। सपोज मेरी सोने की दुकान, आई एम अ ज्वेलर, ठीक है, और मेरे यहाँ भी एक नवलखा हार आया हुआ है, बहुत ही सुंदर नवलखा हार की कीमत ही 90 लाख रुपए, ठीक है। तो जब मैंने खरीदा था उस समय सोने का दाम चल रहा था 90,000 रुपया, तब मैंने ये हार खरीदा था। अभी सोने का दाम हो गया 1,15,000 रुपया, तो दाम उस 90 लाख के मैंने 90 लाख में लिया था। अब इसकी मार्केट वैल्यू 112 लाख 115 लाख चल रही है। 115 लाख, 90 लाख में लिया था, 115 लाख वैल्यू चल रही है। मेरी वाइफ आई दुकान पे, बोले ये हार कब आया? मेरी वाइफ मारवाड़ी बोली तो कैसे बोलेगी, ओ हार कब आयो? ओ हार तो बहुत ही सुंदर है भाई, 90 लाख में लिया था। अच्छा अच्छा, ओ तो मैं ले जा सुन। और उठा के ले गई, और उठा के ले गई, और हम खड़े खड़े बस देखते रह गए। वो ले गई और ले जाके अपने अलमीरा में रख दी और अपना आराम से शादी ब्याह में पहन रही है।
तो भैया जी ये जो था ना, ये मेरे बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड था, ये मेरे बिजनेस का स्टॉक इन ट्रेड था, अब वो मेरा कैपिटल एसेट हो गया। तो लॉ बोलता है जब जब आपका स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होगा तो द इनकम विल बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी। हम बोला कौन सा इनकम भैया? तो लॉ बोलता है नोशनल इनकम। हम बोला नोशनल इनकम तो आप ऊपर बोल के आए थे नॉन टैक्सेबल। बोला यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि टैक्सेबल होगा। अब क्या बताए बताओ, पहले बोले नॉन टैक्सेबल, अभी बोलते हैं टैक्सेबल। और फिर हमेशा एक ध्यान दे देते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन ओवर रूल्स जनरल प्रोविजन। तो फाइनली एज ऑफ 15 लाख माइनस 90 लाख यानी 25 लाख विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड जस्ट बिकॉज माय वाइफ उस हार को पसंद करके इस अलमारी से उठा के घर की अलमारी में ले गई। क्या समझाया? 25 लाख रुपया इनकम बढ़ती है अपनी बेवजह। ये यहाँ पे बोला हुआ है इफ द स्टॉक इन ट्रेड, if the stock in trade is converted into capital asset, then such conversion shall be at fair market value, and the difference between fair market value and cost will be taxable under the head PGBP। तो भैया ये सेक्शन 28 हमने आपको धड़ 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 सुना दिया। अब आइए कौन कौन सी इनकम, भैया देखो शुरू में थ्योरी सुना रहे हैं लेकिन बस 5 मिनट बाद धड़ाधड़ वो छोटे छोटे पॉइंट सुनाएंगे जो एग्जाम में बहुत काम आते हैं। हाँ, तो 5 मिनट फटाफट और सुनो। अच्छा ये पॉइंट तो बहुत ही खास है, ध्यान दो, तुमने कभी पढ़ा भी था अपनी क्लास में। सुनो कि ये इनकम बिजनेस इनकम होने के बावजूद भी पीजीबीपी हेड में नहीं आती। फॉलोइंग इनकम आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ये 5 इनकम बिजनेस इनकम है लेकिन बिजनेस इनकम हेड में टैक्सेबल नहीं होता। अरे बाबा बिजनेस है लेकिन बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं होता। अच्छा ऐसा, बताइए कौन सा? नंबर 1 डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा आईफोस हेड में जाएगा, हमेशा आईफोस। इवन आपके शेयर मार्केट का बिजनेस है, आप पूरे पूरे शेयर मार्केट के कीड़े हो, आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक शेयर मार्केट का ही काम करते हो, दैट इज योर बिजनेस। आप इतने बड़े शेयर मार्केट के प्लेयर हो कि आप अपने जो शेयर लिए हुए उसको स्टॉक इन ट्रेड में दिखाते हो, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट बट स्टॉक इन ट्रेड, यानी शेयर आपका धंधा है। तो लॉ बोलता है ठीक, और आप शेयर बेचने पे जो कमाई होती है वो भी आप पीजीबीपी इनकम दिखाते हो, लेकिन फिर भी उन शेयर से जो डिविडेंड आएगा वो कभी पीजीबीपी हेड में नहीं आएगा, वो हमेशा आईफोस में जाएगा। ये प्रोविजन इंटरेस्ट पे नहीं लगता, ये प्रोविजन म्यूचुअल फंड पे नहीं लगता, ये प्रोविजन सिर्फ एंड सिर्फ डिविडेंड पे लगता है, क्योंकि डिविडेंड इकलौती ऐसी चीज बोली हुई है विच विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड आईफोस। अब ये सब लॉ का दकियानुसी है, एकदम दकियानुसी है। क्योंकि मैं तो कई सारे शेयर मार्केट में पैसे इसलिए लगाया हुआ हूँ ताकि वो, क्योंकि वो कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, 6% डिविडेंड दे देती है बहुत सारी कंपनियां, तो हम लोग उसमें पैसे लगा देती थी। 6% यहाँ से यील्ड आ जाएगा, 5% ग्रोथ आ जाएगा, 11% साल का रिटर्न मिल जाएगा, चलो लगा देते पैसे। तो दैट इज अ बिजनेस प्लान। लेकिन ये लोग बोलते ना ना डिविडेंड तो आईफोस में जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। दूसरा, यदि आप हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का बिजनेस कर रहे हो, तो आप काम क्या कर रहे हो? हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का बिजनेस कर रहे हो। आपने बहुत सारी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है और आप उनको भाड़े पे लगाते हो, तो हिसाब से आपका बिजनेस है, शुड बी टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। लेकिन लॉ बोलता है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। अब मेरा, मैं 5 साल में रिटायरमेंट ले लिया, 5 साल में रिटायरमेंट लेने के बाद जितने पैसे थे उससे मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली। वैसे भी मुझे 2 ही चीज का शौक है, प्रॉपर्टीज एंड ज्वेलरी का। तो प्रॉपर्टीज मैंने बहुत सारी खरीद ली, और मैंने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद 2-2 रूम के, 3-3 रूम के, 2-2 रूम के, 3-3 रूम के बहुत सारे फ्लैट खरीद लिए शहर में, तकरीबन 25 एक फ्लैट खरीद लिए। और अब हम हो गए हैं पूरे के पूरे रिटायर्ड। अब उन 25 फ्लैट को हम लोग भाड़े पे लगाते हैं, किसी का रेंट 25,000 आता है, किसी का रेंट 20,000 आता है, मोटा मोटी साल महीने की 5 लाख रुपया कमाई हो जाती है। ये 5 लाख रुपया मेरा धंधा है भाई, हम तो यही काम कर रहे हैं अब। लेकिन लॉ बोलता है कि सिंस से सारी की सारी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, सारी की सारी हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, देयरफॉर दिस शैल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यदि यही मेरा कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी होता तो बात कुछ और हो जाती, फिर ये पीजीबीपी हेड में चला जाता। अंगूठे तो यूं नहीं उठा रहे हो जैसे लगता है ये सब बात पता ही था, बहुत अच्छी बात है, पता था तो आई एम हैप्पी।
या लाइन से सब नई नई बातें आई जा रही तो काका अंगूठा उठाए सर, सभी बातें नहीं लग रही है। ओके ओके, ये बात है क्या? ओके ठीक है, चलो माफ किया। अगले पॉइंट आता है एग्जेम्प्टेड बिजनेस। यदि आप एग्जेम्प्टेड बिजनेस में लगे हो, एग्जेम्प्टेड बिजनेस जैसे हम लोग सभी करते हैं, एग्रो बिजनेस। एग्रो बिजनेस मतलब गांव खेड़े में जमीन ले रखी है, वहां पे थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत रेंट और रेवेन्यू आ जाता है। तो ये जो रेंट और रेवेन्यू आता है, ये भी आपका बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस सोच से तो पैसे लगाए हैं वहां पे। लेकिन ये हमेशा एग्जेम्प्टेड ही रहेंगे, कभी पीजीबीपी हेड में नहीं आएगा। नेक्स्ट, बिजनेस एसेट बेचने पे जो प्रॉफिट आती है, वो हमारा अकाउंट्स बोलता है कि वो पीएल में ही क्रेडिट होगा। लेकिन हमारा टैक्स बोलता है कि ना बाबा, वो पीएल हेड में क्रेडिट नहीं होगा, वो क्रेडिट होगा पीजीबीपी हेड में। वो पीएल में क्रेडिट नहीं होगा, मतलब वो पीजीबीपी हेड में नहीं आएगा, वो जाएगा कैपिटल गेन। तो एसेट बेचने पे जो इनकम आती है वो कैपिटल गेन हेड में जाती है, भले वो बिजनेस एसेट ही क्यों ना हो। कैजुअल इनकम यानी आप कोई भी लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इन सब से पैसे कमाते हो, तो दैट विल बी टैक्सेबल एज आईफॉस एंड दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एज पीजीबीपी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हाउ टू कंप्यूट बिजनेस इनकम। अच्छा, वो 5 पॉइंट याद हो गए कि याद करा दो? लो याद करा दे, तो बस इतना क्या चाप ले रहे हो? जहां पे भी लगे ना, ओह सर इतना थक गया है, याद नहीं हो रहा है, एक बार बोल देना दोस्त, कोई भी थ्योरी हो याद करा दूंगा। जैसे लो, एबीसीडी है। कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में नहीं आता? तो भैया देखो कितना इजी है। एबीसीडी है। ए फॉर एग्रो इनकम यानी एग्जम्प्टेड इनकम, बी फॉर बिजनेस एसेट सोल्ड, सी फॉर कैजुअल इनकम, डी फॉर डिविडेंड और एच फॉर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। कितना इजी है, इतना इजी है कि बस एबीसीडी है। एच फॉर हाउस प्रॉपर्टी लॉस, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, डी फॉर डिविडेंड इनकम, सी फॉर कैजुअल इनकम, बी फॉर बिजनेस एसेट सोल्ड और ए फॉर एग्रो इनकम यानी एग्जम्प्टेड इनकम। आओ आगे बात करें हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम। हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, तो भैया उसमें दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। अब इस मेथड के बारे में, इनडायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट आप सभी को पता है, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। अरे सुन रहे हो? नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स लेना और उसमें ये सब कुछ ऐड कर देना, एफिलेस कर देना। जैसे एक्सपेंडिचर डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, ऐड कर दीजिए। एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, लेस कर दीजिए। एक्सपेंडिचर अलाउड है और आपने दिखा दिया, तब तो कुछ मत करो। एक्सपेंडिचर अलाउड है परंतु आपने दिखाया नहीं, तो दिखाओ। एक्सपेंडिचर दिखाते प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो लेस करना है। एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है, वो एक्सपेंडिचर अलाउड ही नहीं है, फिर भी आपने दिखा रहा है, तो ये तो गलत बात होगी ना। एक्सपेंडिचर अलाउड ही नहीं, आपने दिखाया क्यों? हटाओ। और एक्सपेंडिचर हटाते प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ऐड, अलाउड एक्सपेंडिचर नॉट सोन लेस, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, लेकिन पीएल में क्रेडिट नहीं हुआ, तो इनकम दिखाओ। इनकम दिखाते प्रॉफिट बढ़ जाएगी। इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, फिर भी आपने पीएल में डाल रहा है। इस हेड की इनकम ही नहीं है, फिर भी आपने पीएल में डाल रहा है, हटाओ। इनकम हटाते प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो भैया ऐसे समझो, पीएल में होता ही क्या है, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट। डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम आती है। एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, डिसअलाउड एंड डेबिटेड टू पीएल, allowed and debited to PL, allowed but not debited to PL। ये तीन ही हो सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड तो ऐड, एक्सपेंडिचर अलाउड तो लेस, और एक्सपेंडिचर अलाउड है और पीएल में दिखा भी दिया तो कुछ ना करो,
कुछ भी ना करो। हटाओ। इनकम में आते हैं। इनकम में भी तीन बातें हो सकती है। या तो इनकम टैक्सेबल है और आपने दिखा दिया, तब तो आपने बहुत ही नेक काम किया। इनकम टैक्सेबल एज पीजीबीपी and so on in PL. Income not taxable as PGBP and so on in PL. Income taxable as PGBP but not shown in PL. ये तीन ही चीजें हो सकती है। तो इनकम टैक्सेबल थी और आपने पीएल में दिखा भी दिया, तो कुछ ना करो। इनकम टैक्सेबल था, सॉरी इनकम नॉन टैक्सेबल है और आपने दिखा दिया, तो हटाओ। इनकम हटाती प्रॉफिट कम हो जाएगा। इनकम टैक्सेबल था परंतु आपने दिखाया नहीं है, तो दिखाओ। इनकम डालते ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो भाई साहब इतना सा है बस, इतना सा। चलो ठीक है। अभी भैया क्या है कि 45 मिनट तुम्हारे हो गए हैं और मेरा 9 बजे वो दूसरा वाला सेशन आने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि क्लास को यहीं पे एक बार होल्ड कर लो। बस इतना सा बताता हूँ, ओनेस्ट प्रूफ, उसके बाद क्लास होल्ड। ओनेस्ट प्रूफ कि कौन सी, मतलब कौन प्रूफ करेगा इनकम कहाँ जाएगा, ये कौन प्रूफ करेगा। तो लॉ बोलता है कि जिसको चाहिए वो बोलो। ओनेस्ट प्रूफ में हमेशा लॉ एक ही बात बोलता है, जाके लाते सेटा बोलते हैं। हमारे बंगाल का है, जाके ले गए सेटा बोलते तुम ही क्या बोलছি रे। हमारे बंगाल में ऐसे बहुत होता है, तू ही क्या बोलছি, ओके ले गए तुम ही क्या बोलছি। तो हमारे यहाँ बहुत ही प्यारी कहावत है कि जाके लाद पे सेटा बोलते। तो भैया ओनेस्ट टू प्रूफ हमारे इनकम टैक्स में इसी बंगाली का ट्रांसलेशन है कि जिसको चाहिए वो बोलो। जिसको चाहिए वो बोलो, मतलब कि यदि इनकम टैक्सेबल करवानी है तो डिपार्टमेंट को चाहिए। तो मेरी इनकम टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है, ये ओनर्स टू प्रूफ डिपार्टमेंट के ऊपर है। और एक्सपेंडिचर अलाउड करवाना है, ये एसएससी को चाहिए। तो एक्सपेंडिचर अलाउड है कि डिज अलाउड है, ये एसएससी को प्रूफ करना है। तो इनकम टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल, ओनर्स टू प्रूफ इज ऑन डिपार्टमेंट, एंड एक्सपेंडिचर अलाउड या डिज अलाउड, ओनर्स टू प्रूफ इज ऑन एसएससी। हो गया। एक भाई साहब की रिक्वायरमेंट है जो बोल रही थी, एक बार ट्रेड एसोसिएशन वाला पॉइंट दोबारा बोल दीजिए, वो बोल देता हूँ कि ट्रेड एसोसिएशन की इनकम, यदि ट्रेड एसोसिएशन अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विस देके उनसे कुछ पैसे लेता है, तो वो पैसे विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। नॉर्मली कोई एसोसिएशन अपने मेंबर से पैसे लेता है तो दैट इज नॉन टैक्सेबल, बिकॉज उसको बोलते हैं म्यूचुअलिटी, और म्यूचुअलिटी इनकम टैक्स में टैक्स नहीं होती। क्लब की इनकम भी इनकम टैक्स में टैक्स नहीं होती। लेकिन ट्रेड एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन आर दी एक्सेप्शन। ये यदि अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विस देते हैं, उनके बदले में पैसे लेते हैं, तो वो इनकम एसोसिएशन के हाथ में टैक्सेबल होती है अंडर दी हेड पीजीबीपी। इस छोटे से रिकैप के साथ हमारी आज का सेशन ओवर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे कल शाम को 8